सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो। सो होमीज, हमारे आज के इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था जहाँ पे फाइनली चेनपिंग ने अपने उस स्वॉर्ड टेक्निक के जरिए से पूरे के पूरे माउंटेन नहीं बल्कि उस स्क्रोल के बाहर की जो माउंटेन थे उसे भी डैमेज कर दिया था, जिसके चलते यहाँ पर वो जो मास्टर वी शेंग थे वो भी अब चेनपिंग को अपना नया डिसाइपल बनाने के लिए मान जाते हैं और अब चेनपिंग उस गेट के जरिए से इनके साथ चला जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो स्क्रोल था अचानक से उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं, एक तेज रोशनी बाहर निकलती है जिसे देखते साथ ही जेंग और जो यहाँ पे बाओपिंग मौजूद थे और उस रोशनी को देखते साथ ही बाओपिंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि वो स्क्रोल तेजी से ग्लो करते हुए उसके आसपास वापस से चक्कर काटना शुरू कर देता है। अगले ही पल जैसे ही वही शेंग बाहर आता है तो चेनपिंग भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, जिसे देखते साथ ही बाओपिंग तेजी से जाकर उसे हक कर लेती है। तभी हम जेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर मास्टर वही शेंग को देखकर वापस से सोने का नाटक करने लगता है, जो देखकर मास्टर वही शेंग अपने स्क्रोल को रखते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस टाइप का बिहेवियर है। हाँ, ये कहते हुए वो सीधा उसे एक जोरदार लात मारता है जिसके चलते वो थोड़ी दूरी पे जा गिरता है। तभी वो कहने लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई महत्व ही नहीं, तो अगर क्या हुआ मैं यहाँ पे पड़ा पड़ा मारा जाता हूँ। जिस पे यहाँ पे सेंट वही शेंग कहते हैं कि अगर तुम मेरी 3 की गिनती में नहीं उठे ना तो भूल जाओ कि तुम जिंदगी में कुछ कर सकते हो और तुम कभी भी मेरे डिसाइपल बनने के तो लायक भी नहीं और फिर मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मजा चखाऊंगा। अब तभी वो कहते हुए 1 2 ऐसा करते करते गिरने लगता है, लेकिन 2 कहने के बावजूद भी जब जेंग नहीं उठता तो यहाँ पर वो उसके कान के पास चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा 2, पर यहाँ पे जेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ तो मैं कह रहा हूँ 3, अब जाओ मैं नहीं उठने वाला। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चेनपिंग आता है और अपनी वुडन स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पे जेंग थोड़ा दूर चला जाता है, जो देखकर मास्टर वही शेंग कहते हैं कि अगर इसने दोबारा से ये नाटक किया ना तो तुम पक्का इसे एक स्वॉर्ड स्ट्राइक में ही मार देना। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे कुछ डिस्कशन करनी है कुछ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो चुपचाप अंदर चलो। अब तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर वही शेंग चेनपिंग से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं, साथ ही अपने डिसाइपल यानी कि सुई दोंगशॉन के बारे में भी उसे इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ पे वो तो अपना चेहरा ही छुपा लेता है और तभी वो बताने लगता है कि मास्टर जी को भी इसी ने ट्रेन किया है क्योंकि मैं अपने स्टडीज और बाकी सारी चीजों में बिजी था और अफसोस की बात है कि इसी के चलते तुम्हारे मास्टर जी की मौत हुई। हालांकि डायरेक्टली इसका हाथ तो नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली इसने बहुत कुछ किया है। अब ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि चेनपिंग को काफी गुस्सा आता है, जो देखते साथ ही यहाँ पे जेंग यानी कि सुई दोंगशॉन यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अरे वो तो पुरानी बात है ना। तभी हम देखते हैं कि जो बाओपिंग होती है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी वो जो ओल्ड मैन यानी कि जो मास्टर वही शेंग वो बताने लगता है कि हालांकि इसकी जो सोल सेपरेशन है ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई, जिसका मतलब इसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों इस वक्त मौजूद है क्योंकि दोनों के सोल के बीच में अभी भी कनेक्शन मौजूद है और जो असली वाला बंदा है यानी कि जो असली सुई दोंगशॉन है जो कि डाली डायनेस्टी के इस वक्त नेशनल एडवाइजर के रूप में वहाँ मौजूद है, सारी खुराफाती असल में उसी से आती है और जो कि देखने में बिल्कुल मेरी जैसा है। अब तभी जेंग कहने लगता है कि क्या आप कोई सीरियस बात नहीं कर सकते, आप मेरे बारे में से सब कुछ क्यों बता रहे हैं। जिस पे यहाँ पे मास्टर वही शेंग बताते हैं कि चेनपिंग असल में मैं तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारे टाइम के एक सेगमेंट को कैप्चर करना चाहता हूँ, तो बताओ क्या तुम इस चीज को मेरे लिए कर सकते हो ताकि इसके जरिए से हम अपनी कन्वर्सेशन की शुरुआत कर पाए ताकि हमारे बीच बातचीत और अच्छे से हो पाए। जिसमें चेनपिंग मान जाता है और तभी हम देखते हैं कि सेंट वही शेंग उसके जिंदगी के टाइम के कुछ ऐसे फ्रेगमेंट को कैप्चर करता है जिसके जरिए से वो इस पूरे जगह को बदल देता है। जिस टेक्निक को उसने यूज किया था उसके अंदर उसने अपनी सुप्रीम डिवाइन पावर ऑफ ग्रेट टाओ का भी यूज किया था। यहाँ पे जेंग भी काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो सुना था कि इस बुड्ढे ने अपनी सारी होली स्पिरिट कल्टीवेशन को खो दिया है, तो आखिर वो इतना इजीली ये सब कैसे कर पा रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वाटर ड्रैगन के ऊपर यहाँ पे सेंट वही शेंग सवार हो जाते हैं और ऐसे ही करते करते वक्त के एक पहलू को हम देख पाते हैं जहाँ पे हम सबसे पहले उस मोमेंट को देखते हैं जहाँ पे चेनपिंग उस इवल स्पिरिट यानी कि मैडम चू से मिला था और फिर ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती जाती है और फिर जब ये लोग इस कंट्री के आसपास पहुंचते तो इनका सामना वाटर गॉड के चमचों से हुआ था जिसे कि चेनपिंग ने बुरी तरीके से मार गिराया था और ये सारी चीजें सेंट वही शेंग देखे जा रहे थे और तभी यहाँ पर वो मैडम चू और उनके लवर के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे वो इनोसेंट लोगों को भी हंट करती है और स्पेशली स्कॉलर्स को। लेकिन वो यहाँ पर सभी को यही समझा रहे थे कि आज मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि तुमने देखा कि ये लेडी कितनी ज्यादा हेटफुल है, इसके अंदर इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई है, लेकिन हर बुरे इंसान का भी एक ट्रेजेडिक पास्ट होता है। लोग बुरे नहीं होते, हालात उन्हें बुरा बना देते हैं। अब ये सारी बातें सुनते हुए जेंग में थोड़ा सोच में पड़ जाता है और तभी यहाँ पे मास्टर बताने लगते हैं कि जितना ज्यादा किसी का पास्ट दर्दनाक होता है उससे भी ज्यादा हेटफुल वो प्रेजेंट टाइम में बन जाता है। लेकिन हम
किसी को सिर्फ एक नजर से देख कर ही हमेशा जज नहीं कर सकते। अब तभी यहाँ पर पाओ पिंग चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं मैडम जो ने जो कुछ भी किया वो काफी ज्यादा हेटफुल है। अब तभी यहाँ पे मास्टर कहने लगते हैं कि अच्छा तो फिर ये बताओ कि उसकी जो पास्ट की कहानी है वो ज्यादा दर्दनाक है या फिर जो उसने किया है वो ज्यादा बुरा है। जिसमें पॉपिंग सोचती है और कहने लगती है कि हम इस बात का पता दुनिया के जो लॉज हैं उनके जरिए से लगा सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। जिसपे यहाँ पे मास्टर हंसते और कहने लगते हैं कि आखिर तुम कैसे बता सकती हो कि दुनिया के जो कानून और रीति रिवाज है वो हमेशा सही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉपिंग थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तभी मास्टर आगे बताने लगते हैं कि अच्छाई और बुराई इनकी संख्या के आधार पर ही लोग हमेशा इंसान को जज करते हैं और जैसा इंसान की सोच होगी वो उस चीज को उस नजरिए से जज करेगा। लेकिन हर इंसान का नजरिया अलग होता है तो फिर एक के नजरिए से हम हर किसी को कैसे जज कर सकते हैं। हर इंसान का दिलो दिमाग अलग तरीके से सोचता है तो फिर कोई इस बात को क्लेम कैसे कर सकता है कि उसका जो कॉन्शियसनेस है या फिर उसका जो नजरिया है सबसे ज्यादा पीसफुल और बिना भेदभाव वाला है। आखिर कोई कैसे इस बात को क्लेम कर सकता है। हाँ अब तभी यहाँ पर हमें काफी सारे लीजेंडरी फिगर्स दिखाए जाते हैं और तभी मास्टर आगे बताने लगते हैं कि इसीलिए जो लेजेंड्स हैं उन्होंने एक लंबी सी रेखा खींची जो कि बहुत ही ज्यादा पतली थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसका कोई बेहतर सोल्यूशन भी निकाल देंगे कि आखिर किसी को कैसे जज किया जाए। तभी यहाँ पे सेंट वेइशेंग कहने लगते हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी कानून ऐसा कोई भी प्रिंसिपल नहीं है कि जिसके आधार पर हम किसी को जज करें और जो मेथड की हमेशा परफेक्ट कहा जा सके और जो कि हर टाइम लाइन पे ही अप्लाई किया जा सके। ऐसा कोई परफेक्ट मेथड आज तक कोई बना ही नहीं पाया। अभी यहाँ पर वो अपने ब्रश के जरिए से कुछ टेक्स्ट को ड्रॉ करते हुए कहने लगता है कि लेकिन जो मोस्ट जनरल प्रिंसिपल जो कि सेज कन्फ्यूजन्स के द्वारा दिया गया है फिलहाल के लिए बस वही मेथड सबसे ज्यादा प्योरेस्ट मेथड माना जाता है। अब तभी ज़ेंग यहाँ पे कुछ सवाल करता है जिसपे मास्टर कहने लगता है कि जरा उस बारे में सोचो जब तुमने मुझे अपना फर्स्ट प्रपोजल दिया था मैंने उसे जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन क्या तुमने उसे जल्दी से डिनाई किया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ेंग जो है घुमा फिरा के सारी बात जो की चिंचुंग है उस पे ले आता है। अब तभी वो कहने लगता है कि तुम शायद नहीं समझोगे, तुम उन लोगों में से हो जिन्हें बस ऐसे लोगों की तलाश है जो बस अपने फायदे से मतलब रखते हैं। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तो इस दुनिया के जो कॉन्सेप्ट डेथ लॉस एंड जो पैशंस है और जो डिजायर है उन सभी को और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं उनमें से हूँ जिसके बाद मैं अपने सारे जितने भी एक्सपीरियंस है उन्हें एक बोर्ड के रूप में ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ ताकि लोग भी इनके जरिए से सीखें। और अगर मैं अपने अब तक के एक्सपीरियंस को बयां करूँ तो मुझे यही लगता है कि जिंदगी एक चेकर्ड बोर्ड की तरह है जिसपे हर पहलू हर चाल को दर्शाता है। लेकिन बिल्कुल इसी गेम की तरह अगर तुम्हारा फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा खराब होगा तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस हद तक कितनी सारी चाल चल चुके हो या कितना आगे जा चुके हो। तुम्हारी पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी अगर तुम्हारा फाउंडेशन कमजोर हुआ तो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपना ज़ेंग है वो चेकर्ड बोर्ड का कितना माहिर खिलाड़ी है तो वो कहने लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस यहाँ पर बेबुनियाद बात कर रहे हैं, आपको तो इस गेम के बारे में कुछ खास पता भी नहीं है, ना आपने प्रैक्टिस किया है। जिस पे यहाँ पे मास्टर वेइशेंग कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, शायद तुम मेरे उस बैटल को भूल गए हो जिसमें शियो ने अपने सेंट्रल प्लेस के दो बहुत ही बड़े डायनेस्टीज को मेरे ऊपर दांव पे लगा दिया और अंत में जब मैं हार गया तो वो रिचुअल और जो म्यूजिक है उसमें आगे बढ़ गया और मैं सोशल और मोरालिटी इन दोनों के रास्ते पे मैं आगे बढ़ गया। ये देखने के लिए कि 60 साल बाद देखते हैं कि कौन कितने ज्यादा अचीवमेंट्स को हासिल करता है। अब तभी यहाँ पे ज़ेंग खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि ये सरासर बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। कि तभी यहाँ पे जो मास्टर वेइशेंग है वो कहने लगते हैं कि ऐसा ही हुआ है। और तभी यहाँ पे ज़ेंग कहने लगता है कि आखिर तुम कैसे मेरे एकेडमिक्स क्रेडेंशियल्स को दांव पे लगा सकते हो, यहाँ तक कि कोई अगर अपने खुद के मेरिट्स को भी दांव पे लगा दे फिर भी कोई कैसे हार सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ेंग काफी ज्यादा हताश हो चुका था। जिसमें मास्टर वेइशेंग बताने लगते हैं कि मेरे सेकंड स्टेज ऑफ कन्फ्यूजन के जो लीशेंग है उसने पूरी दुनिया में बस 2 ही वर्ड्स को लिखा है, तुम भी जानते हो वो क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ेंग इमोशनल हो जाता है, वो बताने लगता है कि हाँ। तभी यहाँ पे मास्टर आगे बताने लगते हैं कि हाँ रूल्स ही ऑर्डर है और मैं इस दुनिया में जो चीज चाहता हूँ वो यही है कि मैं इस वर्ल्ड को एक ऑर्डर में देखना चाहता हूँ, सभी कुछ एक ऑर्डर में। जैसे कि तुम्हें बिल्कुल सही तरीके से बिहेव करना है, फिर तुम्हें कुछ कॉमनर्स के लिए एक ऐसा शेल्टर भी बिल्ड करना है जहाँ पर वो लोग पनाह ले सके। ऐसे ही करते हुए वो यहाँ पे चैनपिंग और बाकी सबको समझाने लगते हैं कि मेरी एजुकेशन बिल्कुल ऐसे ही है जो कि कॉमनर्स को सही गाइड करेगी। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़ेंग मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि जरा देखो तो आपकी टीचिंग्स ऐसी है कि जो कि आली रंग की कल्टीवेशन के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन जो वॉल्स होती है बड़ी बड़ी उन्हें क्रश करने का दम रखती है। आप दोनों की टीचिंग से डिफरेंट है, तो आखिर मैं अपना रास्ता क्यों नहीं बना सकता, क्यों मुझे आप दोनों को फॉलो करना होगा। ठीक है मैंने फैसला कर लिया, मैं खुद का अपना रास्ता बनाऊंगा और अगर आपको देखना है तो जल्दी से दरवाजा ओपन करो, मैं अभी के अभी निकल जाता हूँ। जिस पे मास्टर वेइशेंग जोर जोर से हंसते हुए कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंट आ कहाँ से रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो, भले ही तुम आज यहाँ से आजाद होकर निकल जाओ, लेकिन जो वर्ल्डली लॉज हैं तुम उससे बच के कहाँ जाओगे, लोग अभी भी तुम्हें जज करेंगे, क्योंकि जो लोगों के हार्ट्स होते
होते हैं ना, यानी कि उनका जो दिल, उनका जो नजरिया है वो कभी भी किसी को जज करते हुए थकती नहीं। लेकिन मुझे फिलहाल तलाश है तो बस उन्हीं 2 वर्ड्स की, पहला ऑर्डर। और मैं इस दुनिया के अंदर मौजूद हर एक चीज को एक ऑर्डर में देखना चाहता हूँ, और मैं इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी ऑर्डर्स है उन सभी को सॉर्ट आउट भी करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे वो अपना एक एग्जाम्पल देता है और कहता है कि मान लो एक चीज नफरत करने वाली है और दूसरा अफसोस करने वाली, लेकिन देखने वाले को अगर शुरुआत से लेकर आखिर तक की चीज का पता ना हो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर उसे अफसोस करना चाहिए या फिर नफरत करना चाहिए। जिस पे चैन पिंग कहने लगता है कि तो फिर आप ये चाहते हैं कि आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करें एक ऑर्डर लाके, जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ तुम लगभग समझ चुके हो, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम ग्रेट टाउ के सोर्स को और ज्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे, उसी के पावर से बस ये चीज पॉसिबल हो सकती है। तो बताओ चैन पिंग, आखिर तुम क्या सोचते हो उस बारे में? अभी यहाँ पे बेसिकली वो उसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट तो कर चुका था, लेकिन चैन पिंग की राय भी मैटर करती थी। तो तब यहाँ पे ज़ेंग बीच में आकर कहने लगता है कि ओल्ड मैन, तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारा एक डिसाइपल है, लेकिन तुमने यहाँ पर इतनी सारी चीजें से एक्सप्लेन की है कि ऐसा लग रहा है कि तुम इसे अपना एक अप्रेंटिस बना रहे हो। तभी यहाँ पर वो उसके पैर पे एक जोर से मारता है, जिसके चलते ज़ेंग को पेन होता है। तभी मास्टर वेई शेंग कहने लगता है कि चैन पिंग, मुझे बताओ, क्या तुम अपनी मर्जी से की चिनचुंग के अग्रीमेंट्स को फॉलो करोगे? और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरे डिसाइपल बनो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इन सारे एग्रीमेंट्स को भी फॉलो करना होगा। अब तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि तभी यहाँ पे शी जो है दौड़ते हुए आता है, और यहाँ पे ज़ेंग और बाकी सभी को वो इतने अच्छे से देखकर कंफ्यूज था, और साथ ही यहाँ पे काफी सारी नई चीजें भी रखी थी, जो देखकर शी कहने लगता है कि क्या तुम लोग इतनी सारी नई नई चीजें खरीद के लाए और तुम लोग मेरे बिना ही अकेले मार्केट चले गए? हाँ, आखिर तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? जिस पे वाओ पिंग कहने लगती है कि अच्छा तुम ये कह रहे हो, और जब तुम्हें उठाने आई थी तो किसने कहा था कि मुझे सोना ज्यादा पसंद है, मुझे शॉपिंग पसंद नहीं? तो जाओ अभी अभी क्या कर रहे हो, जाके सो और मजे से सो। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली, ये तुम्हारी सजा है कि तुम नहीं उठे और हमारे साथ नहीं गए। जैसे करनी वैसे भरनी। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेचारा शी थोड़ा उदास हो जाता है, पर अगले ही पल वो यहाँ खुद को एक शॉप के अंदर पाता है जहाँ पर रंग बिरंगे कपड़े मौजूद थे। और यहाँ पर वाओ पिंग से चैन पिंग कहने लगता है कि क्या तुम्हें कुछ और चीजें चाहिए? जिस पे वो बताती है कि हाँ, मुझे थोड़े और फायर स्टिकर्स चाहिए। अब तभी हम देखते हैं कि चैन पिंग ऊपर से कुछ निकालता है, जिसे देखकर वाओ पिंग कहती है कि ये सब कुछ मेरे भाई की गलती है। उसने पता नहीं कौन से टाओइस्ट प्रीस्ट की बात सुन ली, और बस उसकी बात सुनकर उसने मुझसे कहा कि मुझे हर हाल में अपना ड्रेस को चेंज करना ही होगा और मुझे रेड या फिर कुछ और पहनना होगा, जिसके चलते जो इविल स्पिरिट्स है वो मुझसे दूर रहेंगी और कोई भी मेरी नोबेलिटी का भी पता नहीं लगा पाएगा। तभी यहाँ पर शी उसके पीछे आ जाता है, उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पता है, आलियन ने मुझे बताया था कि रेड और ग्रीन सबसे टेरिबल कॉम्बिनेशन है, और अब तुम वही करने जा रही हो, है ना? जिसके बाद वो वाओ पिंग को चढ़ाना शुरू कर देता है, जिसके चलते वाओ पिंग सब कुछ छोड़ के अब उसके पीछे जाने लगती है। कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है। पर यहाँ पर शी काफी दूर निकल जाता है, और दौड़ते दौड़ते बेचारी वाओ पिंग हाँफ जाती है और कहने लगती है कि एक बार ये मेरे हाथ लग जाए फिर मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, लेकिन हाँ, जिस प्रीस्ट ने भी ऐसा बकवास और घटिया आइडिया दिया है उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, पर मुझे सबसे पहले उसे पकड़ना होगा। अब तभी वो यहाँ से चली जाती है, और तभी सीन शिफ्ट होता है, और हम यहाँ पे मास्टर वेई शेंग और यहाँ पे एक शॉपकीपर को देखते हैं जो कि यहाँ पर बार्गेनिंग कर रहे थे। और यहाँ पे एट द एंड वो जो शॉपकीपर था वो 15 टेल्स पे मान जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे मास्टर कहने लगता है कि नहीं, तो फिर तो अब तुम्हें 10 टेल्स में इस डील को डन करना होगा। और तभी इनकी बार्गेनिंग भी हो जाती है, और यहाँ पे हम वाओ पिंग को देखते हैं जो कि चैन पिंग के हाथों में रखी किताबों को देखकर कहती है कि आपको पता है ये बुक बहुत पुरानी है, साथ ही ये बहुत ही ज्यादा सस्ता भी है, लेकिन हम ऐसे ही अपने पैसे वेस्ट नहीं कर सकते है ना। लेकिन जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब होगी वो तो सबसे ज्यादा महंगी होगी। जिस पे यहाँ पे मास्टर वेई शेंग बताने लगते हैं कि नहीं, ये उतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, और दूसरी बात, कॉमनर्स लोगों को टीच करने के लिए उन्हीं के तरीके अपनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो दाओइस्ट पैट्रियार्क है 5000 वर्ड्स के, वो काफी ज्यादा चीप है और जिसे कि हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। लेकिन जो लोग पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं उनके पास अगर वो पैसे भी नहीं है तो वो लोग अपने टेस्ट के आधार पर ही चीजों को चुन सकते हैं और उन्हीं के जरिए से पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। और एक बार जब वो सीख के आगे बढ़ जाएं तब वो समझ पाते हैं कि आखिर खुद को किसी बुक के साथ कनेक्ट कैसे किया जाए, और फिर वो किताब के अंदर जो पर्सन है जो कि पूरी की पूरी स्टोरी को नरेट कर रहा है उससे रिलेट कर पाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो खुद में ही उस इंसान को देख पाते हैं। ये कहते हुए वो घुमा के एक जोरदार का चाटा सीधा ज़ेंग के सिर पे चढ़ते हैं, जिसके चलते उसे पेन होता है और कहने लगता है कि जरा ध्यान लगाओ मैं कह क्या रहा हूँ। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें शी को दिखाया जाता है जो कि सो रहा था, और यहाँ पर अचानक से उसकी वो जो बुक थी उसके अंदर से वही सारी फिशेस बाहर आती हैं, जिसके बाद हवा के जरिए से और भी पेज स्क्रॉल होने लगते हैं, और तभी एक तिलिस्मान टाइप का एक पेपर बाहर आता है जिसके अंदर वो समा जाती है। और फिर हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पे हम चैन पिंग समेत बाकी सभी को देख पाते हैं जो कि यहाँ पे फिशिंग कर रहे थे, और अचानक से इन लोगों में से एक का जो कांटा है उसमें उन्हें कुछ हलचल होती है, और ऐसे ही करते हुए दूसरे बंदे के हाथ में भी। और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा जैसे रस्सी को पुल करता है तो एक मछली ये लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन चैन पिंग उसके कांटे में बस घास फूसी फंस रही थी, जो देखकर यहाँ वो लेडी कहने लगती है कि चैन पिंग, फिशिंग स्किल्स जो है वो वक्त के
साथ ही इंसान सीख पाता है। हड़बड़ाहट में कोई भी कभी कुछ सीख नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा और टाइम लगेगा इस स्किल को मास्टर करने में, लेकिन हाँ, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम जल्द ही सीख जाओगे। अब तभी यहाँ पे वो यूट्यूब उससे कहने लगती है कि मेरे मार्शल आर्ट स्किल्स कमाल की है ना। अब तभी यहाँ पर इसे खुद की स्किल्स पर काफी ज्यादा घमंड था। तो वो कहने लगती है कि अगर मैं अपनी स्किल्स के दम पर मछली नहीं पकड़ पाती ना तो मैं अपना सरनेम चेंज कर लूंगी। यहाँ पे चेनपिंग बस इन दोनों की बातें सुने जा रहा था और फिर वो कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी आइडेंटिटी कुछ ज्यादा ही सिंपल नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यूलू अपना पूरा नाम बता देता है और वो कहने लगता है कि असल में बात यह है कि मैं लू डायनेस्टी का क्राउन प्रिंस हूँ और तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। अब यहाँ पे जैसे वो लू डायनेस्टी का सुनती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी भड़क जाती है और कहने लगती है कि अच्छा, तो मेरे सामने जो इंसान बैठा है वो असल में लू डायनेस्टी का यंग प्रिंस है ना। तो तुम्हें पता ही होगा कि आखिर लू डायनेस्टी के लिए मेरे सेक्ट के लोगों ने कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। लिटरली हमारे न जाने कितने लोग बस तुम्हारे लिए अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। क्या तुम वो सब कुछ भूल गए हो? जिसमें वो बताने लगता है कि जब मैं बहुत छोटा था तो तभी मुझे यहाँ से काफी दूर भेज दिया गया, वो भी हमारे एनिमी स्टेट जो कि डाली का है, मुझे वहाँ पे भेज दिया गया ताकि मैं वहाँ पर जाके अपने एकेडमिक एजुकेशन को हासिल कर पाऊँ। और मेरे जाने के बाद क्या हुआ इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी यहाँ पे भड़क जाती है और फिर वो कहने लगती है कि क्या तुमने शी लिंग का नाम सुना है? वो असल में हमारे शी क्लैन की बहुत ही पावरफुल डिसेंडेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा होली क्लैन माना जाता था। जिसके बाद वो अपने बारे में बताते हुए कहने लगती है कि मैं ऑलमोस्ट 8th रियलम पे पहुंचने वाली हूँ और अगर डाली डायनेस्टी की जो एम्प्रेस है वो मेरे ऊपर ड्रैगन ट्रैपिंग नेल का यूज ना करती तो मैं कब का पहुंच भी जाती। और सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन तुम्हारी लू फैमिली ने कुछ भी नहीं किया, जिसके चलते मैं तुम्हारी लू फैमिली से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और उससे भी ज्यादा मैं लू डायनेस्टी के क्राउन प्रिंस से नफरत करती हूँ। अब बताओ, क्या तुम विलिंगली अपने इच्छा अनुसार सुई दांगशोंग के नौकर बन के रहना चाहोगे या तुम अपने ही दुश्मन के पालतू बन के रहना चाहोगे? जिससे वो कहने लगता है कि तुम भी जानती हो कि मैं अगर पूरी कोशिश भी कर लूँ तो भी मैं इसके आगे कभी भी नहीं जीत सकता, तो भला मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूं? लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे अंदर लॉयल्टी का कुछ ज्यादा ही भूत सवार है तो तुम जाओ, तुम जाके कर सकती हो। फिर अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार तुम खुद होगी। और हाँ चेनपिंग, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? क्योंकि हमारे सामने ये जो लेडी शी है बदले के नाम पर खुद को सेक्रीफाइस करने वाली है और अब जबकि ये अपनी लॉयल्टी साबित कर रही है तो बदले में हमें इसके लॉयल्टी के नाम पर एक टॉम तो इसे बना के देना ही होगा ना। तभी चेनपिंग कहने लगता है कि मुझे प्रिंसिपल्स का ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें की वक्त पर ही सेटल किया जाना चाहिए और अभी वो सही वक्त नहीं आया। अब चेनपिंग तो यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे जो ज़ेंग है वो आ जाता है, कहने लगता है कि खैर मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है और हाँ मेरी कल्टीवेशन भी पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, तो अगर तुम लोग चाहो तो मुझसे फाइट करके अपना बदला ले सकते हो। अब ऐसे ही थोड़ी देर वक्त बीत जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंग शिया को तो गुस्से के साथ तिलमिला रही थी, पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी आगे नहीं आता, जिसके चलते ज़ेंग भी कहने लगता है कि यार तुम दोनों तो एक नंबर के यूजलेस हो, तुम लोगों को तो चेनपिंग से कुछ सीखना चाहिए। अगर तुम मुंह से कहने का दम रखते हो कि तुम मुझे मारोगे तो फिर तुम्हें मुझे मारना ही चाहिए। तो बताओ आखिर तुम लोग किस बात से इतना ज्यादा हेजिटेट कर रहे हो? ये कहते हुए वो एक पत्थर को उठाकर सीधा सामने वाली चट्टान पे दे मारता है और तभी वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं अच्छे और एक होते हैं बुरे। जिनके अंदर बुराई ज्यादा होती है वो कम ही अच्छे लोगों को देख पाते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। मेरे अंदर इतनी ज्यादा नफरत है कि मैं बहुत कम ही अच्छे लोगों से मिल पाता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ चेनपिंग की तो वो काफी ज्यादा अलग है, लेकिन उसका जो फॉर्च्यून है वो बहुत ही ज्यादा कम है। उसकी किस्मत हमेशा साथ नहीं देती और यही रीजन है कि वो अब तक इतना ज्यादा कमजोर रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट कॉज उसके पास गुड लक ज्यादा नहीं तो उसे हल्के में लिया जाए, क्योंकि उसका जो बैड लक है वो भी गुड लक की तरह ही है। और उसके अंदर एक चीज है जो कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और वो ये कि एक बार अगर उसने किसी चीज को करने का इरादा कर लिया ना तो फिर से फर्क पड़ता ही नहीं कि मंजिल कितनी ज्यादा बड़ी और मुश्किल है, वो उसे करके ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो चेनपिंग अगर चाहता है ना कि वो मुझे मार देगा तो वो एक भी मौका नहीं छोड़ेगा, वो मुझे उसी वक्त पूरी कोशिश के साथ मारने की कोशिश करेगा, भले ही वो कामयाब हो ना हो, लेकिन अगर उसने ठान लिया तो वो करके रहेगा। और यही चीज उसे तुम लोगों से ज्यादा यूनिक बनाती है, तुम्हारी तरह वो लूजर नहीं है। अब ये कहते हुए वो यूलू के पास जाता है और उसे एक जोर का चाटा मार के गिरा देता है कि तभी वो जैसे यहाँ पर लिंगशी के करीब जाता है और उसे चाटा मारने की कोशिश करता है तो वो उसका हाथ रोक लेती है, पर फिर डर के मारे वो उसका हाथ छोड़ देती है। तो यहाँ पर ज़ेंग उसे घुमा के एक लगाता है और कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों के अंदर जो हेटरेट है वो नजर नहीं आती है? मुझे नहीं पता तुम लोग आखिर मेरे बारे में क्या सोचते हो। हाँ, ये कहते हुए वो उन दोनों की बहुत बुरी तरीके से मार लगा देता है। लेकिन तभी यहाँ पे चेनपिंग आ जाता है और उसे देखते साथ ही ज़ेंग कहने लगता है कि अरे रे तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये कहते हुए वो उल्टे पैर दौड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि चेनपिंग भी उसके पीछे भागने लगता है और इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेनपिंग यहाँ पे मास्टर वेई शेंग के सामने मौजूद था। मास्टर वेई शेंग कहने लगता है कि यार मुझे बुरा लगा कि तुमने मेरे डिसाइपल बनने के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। इस पे चेनपिंग कहने लगता है कि हाँ, और इसका जो मेन रीजन है वो और कुछ नहीं बल्कि सुई दांगशोन है। सो होमेज हमारा
आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आएगा। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम इस वीडियो पे 3 के लाइक्स और 300 कमेंट्स पूरे करते हो। और आज का ये एपिसोड काफी ज्यादा डिटेलिंग वाला है, जैसे कि चलते वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही थी। अब नेक्स्ट पार्ट तुम्हें कल ही देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।